Welcome to the Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. But don't forget to prefix 011 when you are calling from outside Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है, कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। Domestic markets hit fresh highs for the third straight session. Sensex jumps 167 points. Nifty gains 0.3%. Other markets in Asia and Europe rise on hopes of fresh stimulus package, and Maruti Suzuki announces car price hike for the third time this year. घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर हुए बंद। सेंसेक्स में 167 अंक का उछाल, निफ्टी में 0.3% की बढ़त। नए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीदों के बीच एशियाई और यूरोपीय बाजारों में तेजी, और मारुति सुजुकी ने इस साल तीसरी बार कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले शेयर बाजार की खबर से ही कर लेते हैं। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख सूचकांक लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 167 अंक की छलांग लगाकर 0.3% ऊपर 58,297 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 54 अंक के उछाल से 0.3% बढ़कर 17,378 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की बढ़त दर्ज हुई। Continuing its advanced journey, the domestic benchmark equity indices hit fresh highs for the third straight session today amid positive global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange jumped 167 points or 0.3% to end at 58,297, and the NSE Nifty gained 54 points or 0.3% to close at 17,378. And in the broader market, the BSE mid-cap index gained 0.2% and the small-cap index rose 0.6%. And among the BSE sectoral indices, the realty index climbed the most at nearly 3%. The IT index surged 1.5%. The consumer durable index jumped 1.4%. The energy index gained 0.8%. The auto index rose 0.5%. The capital goods index added 0.3%. And the metal index was up 0.2%. And among the losers, the oil and gas index declined the most at 0.7%. And the power index lost 0.5%. The BankX and the telecom index fell 0.4% each, and the finance index dipped 0.3%, and the FMCG was down 0.2%. And with that, we have our first caller from Delhi, Satish. Satish ji, welcome to the show. सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैडम, मेरा सवाल ये है कि जैसे बैंकों में हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक में अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जो गारंटी लेता है वो DICGC है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। लेकिन मैडम, बैंक में अगर हम मैनेजर से पूछते हैं कि भैया बैंक को कुछ हो जाता है तो इसकी क्या जिम्मेदारी, तो वो सरकार का नाम लेता है, उस डिपार्टमेंट का नहीं लेता। और मैडम, कभी भी ये डिपार्टमेंट ना
भारत में जनता के सामने नहीं आया कि भाई अगर बैंक में पैसे को कुछ हो जाता है तो मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि ना कोई भी मिनिस्टर आके बोलता है कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि सरकार का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मैडम ये बताइएगा ये छुप के क्यों रहता है, जबकि यूएस के अंदर FDIC जो है वो हमेशा वो बोलता है मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन भारत में कभी भी ये डिपार्टमेंट सामने नहीं आता। तो मैडम प्लीज आप यही बताइएगा, ये नहीं बताइएगा कि 5 लाख की डिपॉजिट की गारंटी है या कितनी है। धन्यवाद। यामिनी जी, जितने डिपॉजिट आपके होंगे बैंक में पर डिपॉजिटर जो है 5 लाख की गारंटी है और 5 लाख के इंश्योरेंस है, जिसके अंदर आपको या तो 5 लाख रुपए मिलेंगे या उससे जितने भी आपके डिपॉजिट में होंगे वो मिलेंगे। सरकार कभी भी गारंटी नहीं देती कि वो आपका पैसा वापस करेगी, पर ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम एक सुपरविजन में है RBI के, जिसके तहत कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है, जो बैंक की स्थिति को देखते हैं और उनको फिर उनके साथ एक्शन लेते हैं ताकि उनकी स्थिति जो है संभली रहे और जो डिपॉजिटर्स हैं उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहे। Yeah, Yamini, talking of the bull run at the markets, in the past few sessions, the bull run at the markets, they have actually pushed the markets to an unprecedented highs, and today again we saw that both the Nifty and the Sensex scaled new historic peaks. So certainly there would be, certain kind of things going on in the investors, minds. So is the dream run actually going to continue, or is it just going to slide down in the later half maybe of, Well, the markets are at the highest levels right now, and it's time for the investors to be a little more cautious. Though they are very optimistic in terms of the economic recoveries, as well as positive about the vaccination drive. But the challenge which remains to be is one of the third wave coming in and again causing the economic recoveries to dip down. Another challenge which the Indian economy faces is of inflation. So these are two important challenges which will affect the overall economic recoveries. Also, one needs to be cautious because a lot of money from the FIIs and the others is being routed into India. Also, the valuations are not supported by the levels at which the market is. जी, ठाणे से गुरुनाथ हैं अपने सवाल के साथ। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में स्वागत। सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर मेरा सवाल है, जो डीजल पेट्रोल के भाव ये बढ़ते रहते हैं, जो मर्जी है गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है। सर गवर्नमेंट के पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है रेवेन्यू ये करने का। सर ये राज्य सरकारें टैक्स अलग लगाती है, केंद्र सरकारें टैक्स अलग लगाती है। अभी 106 के ऊपर चला गया है पेट्रोल। और दूसरा मेरा सवाल है सर कि ये जो इसको इंटरनेशनल मार्केट में जो तेलों की कीमतें जो नियंत्रित करने वाली जो ओपेक संगठन वो देखते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। नियंत्रण इस पे है कम ज्यादा करने का, जो बैरल का जो कीमत होती है वो कौन तय करता है सर? इनका पहला सवाल था पेट्रोल और डीजल। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के पहला सवाल पे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस सरकार नहीं डिसाइड करती, ये मार्केट डिटरमिनेंट होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की प्राइसेस होती हैं उनसे लिंक्ड होते हैं, तो जब वो बढ़ती हैं तब ये भी बढ़ती हैं। जो सरकार डिसाइड करती है वो टैक्स रेट्स होते हैं, जिसमें अगर बढ़ोतरी होती है तो वो कंज्यूमर को पास ऑन की जाती है, जिसकी वजह से रेट्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं। देखा गया है पिछले समय में जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस लो पे थी तब गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए थे, जिनकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस और दाम कम नहीं हुए थे। जी, और सरकार अभी कुछ समय पहले ये कह भी चुकी है कि ऑयल बॉन्ड्स पिछली सरकारों ने जो जारी किए थे उनके चलते वर्तमान सरकार पर ये दबाव है कि किस तरीके से उनको कीमतों को बढ़ाया, मतलब किस तरीके से उनको आगे रखा जाए। टैक्सेस जो है ब्याज देना पड़ रहा है सरकार को काफी। सरकार को जो है रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि उनको वो ऑयल बॉन्ड्स के लिए इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी होती है, जिसके लिए उनको आवश्यक है कि ये टैक्स रेट कायम रहे। तो जिसकी तहत जो है हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम नहीं हो रही हैं और बढ़ी हुई हैं। जी। एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, सवाल पूछें अपना। हाँ,
सर मेरा सवाल ये है कि जो हेडलाइन में आप लोग बताते हैं सेंसेक्स इतना पॉइंट चढ़ा, निफ्टी इतना पॉइंट चढ़ा, तो क्या पूरे निफ्टी का सेंसेक्स बताते हैं या सिर्फ निफ्टी 50 का बताते हैं? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि म्यूचुअल फंड में ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड में क्या डिफरेंस है? जी, आपका पहला सवाल को लेकर है। सेंसेक्स का पैक 36 का होता है और उनकी मूवमेंट के बेसिस पे बताया जाता है कि क्या सेंसेक्स की स्थिति रही। ऐसे ही निफ्टी का जो 50 के स्टॉक्स होते हैं उनको दिया जाता है, सारी मार्केट को नहीं बताया जाता। ये इंडेक्स होते हैं जिनमें कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, जैसे निफ्टी में 50। और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम्स में डिफरेंस ये होता है कि कब आप पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, उसका डिफरेंस रहता है। जी, डॉक्टर यामिनी, अगर आज शेयर बाजार की चाल पर अगर हम नजर डालें तो आज रियलिटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और वो लगभग 3% के आसपास उसमें तेजी रही है। क्या संकेत देती है ये रियलिटी इंडेक्स में इतनी तेजी? जी देखिए, एक पॉजिटिव साइन ही है, क्योंकि जब रियलिटी सेक्टर बढ़ता है तो माना जाता है कि लोग जो है निवेश करेंगे और जो ओवरऑल इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो एक पॉजिटिव तरफ जाएंगे। इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, क्योंकि जब भी वो बढ़ता है तो देखा जाता है कि रियल एस्टेट की प्राइसेस भी बढ़ती है और बाइंग और सेलिंग में फिर लोग बेचने को भी तैयार होते हैं और खरीदने को भी तैयार होते हैं। The next caller is Atanu from Kolkata. Atanu ji, welcome to the show. Please ask your question. हाँ नमस्कार। मैं अतनु कलकत्ता शहर से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। My question is what difference between founder members and the existing promoters in a business organization? How they exist in our country? All right. Thank you. Founder member is a person who initiates the organization, and he can or he may not have shares, depending upon what kind of relationship he keeps with the company or the organization which he has promoted. As far as a promoter is concerned, promoter is again a person who has started or who has been at the initial stages of the company in promoting the particular company. They both can be same, but they can be different also, because a founder may be a person who may seek promoters who may put in capital for the company to run the venture. Indeed. Yamini, we were earlier talking about the surge in the realty index. So the surge of 3% which we saw today, which is actually something, do you see the realty sector actually jumping to the new level and actually catching up? A lot of catching up it has to be, it has to do in the coming days actually. Well, I see that because the markets are buoyant, the real estate sector has also been benefited out of it. Also, what has benefited the real estate sector is the fact that the inflation rate is on a rise, which does add value to the real estate sector, because it does show economic recoveries and positive valuations for the realty sector. So that adds value. So both the market being buoyant and the inflation is playing an important role here. जी, दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में स्वागत। मार्केट मंत्रा को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, लास्ट वीक मैंने सवाल किया था कोहली सर से। आज यामिनी जी है, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा दोबारा से कि जैसे कि हमारी 10 एफडी है, 10 एफडीओ में 5 एफडी हमारी बिना मर्जी के मैच्योर होने को बैंक ब्रेक कर देता है। हमारी मर्जी नहीं है, अगर बैंक क्यों ब्रेक कर देता है? हमारी ऑटो रिन्यूअल वो जब उसको दिखाया जाता है तो 5 ऑटोमेटिक चालू है और 5 उन्होंने अपनी आप ब्रेक कर दी। इसके ऊपर हमने एक्शन लिया, नोडल को कंप्लेंट करी, नोडल ने कहा ठीक है, इसके ऊपर आपको जो भी मुआवजा मिलेगा, पर अब तक 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हम आगे कहाँ एक्शन ले सकते हैं? आरबीआई में जा सकते हैं या कंज्यूमर कोर्ट में इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये इनकी सुनवाई करी थी, वहां से कोई इनका अभी तक रिटर्न में जवाब हमने भेजा था तो वहां से जवाब नहीं आया। इसके बारे में कुछ सलाह देंगे? जी, आप इनका सवाल कर सकते हैं। जी यामिनी जी, इनका ये कहना था कि बैंक में जब हम एफडी कराते हैं और ये कह रहे थे कि हमारी 10 एफडी हैं मान लीजिए, और उसमें बैंक हमारी बिना कंसेंट लिए जो है 5 एफडी को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। तो ये हमारी बिना कंसेंट लिए बैंक ने अगर एफडी को ब्रेक कर दिया है, बैंक के पास राइट नहीं होता कि वो कोई भी एफडी आपकी परमिशन के बिना तोड़ सके।
अगर आपने वो FD एज अ कोलैटरल किसी लोन के अंदर दी है और वो कोलैटरल को उसने यूटिलाइज किया है, तब वो FD ब्रेक हो सकती है, बट कोई भी FD बैंक अपने आप ब्रेक नहीं कर सकता। इनका ये भी कहना है कि हम इसके बारे में कहाँ शिकायत कर सकते हैं? बैंक ओम्बड्समैन है, आप उसमें शिकायत कर सकते हैं। RBI के साइट पे जाइए, बैंक ओम्बड्समैन में जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर इज इससे पहले आप उनके मैनेजर, चीफ मैनेजर और उनके चेयरमैन तक लिख सकते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, और वो कागज अपने साथ रख सकते हैं। Yamini. Our next caller is Ratnakar from Mumbai. Ratnakar, welcome to the show. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी वो पेपर में भी न्यूज आ रही है कि फार्मर्स का एजिटेशन अभी भी 7-8 महीना हो गया, तो फिर भी चालू है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ डिस्कशन एक्शन ऐसा कुछ ले रही है क्या? क्योंकि एक कृषि प्रधान देश में फार्मर का एजिटेशन इतने महीने से चालू रहना, ये एक नॉट गुड मैसेज जाता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय? या रत्नाकर जी, बट आई बिलीव हमें ऐसा लगता है कि दैट योर क्वेश्चन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस फोरम, एज इन वी ओनली डील विथ द सिक्योरिटी मार्केट्स एंड द स्टॉक मार्केट्स एंड इकोनॉमिक न्यूज, एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ योर्स ऑफ द फार्मर्स एजिटेशन is not quite suited for this program. Anyways, you can call up again with any other question related to the stock markets, economy, finance, and I think all of us would agree on that. जी, और अब आगे बढ़ते हैं, रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 8 पैसे कमजोर होकर $1 के मुकाबले 73 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में बढ़त के साथ 92.15 पर कारोबार कर रहा था। रुपए के बाद अब रुख करते हैं एशियाई बाजारों का। चीन और जापान में नया आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज लाए जाने की संभावनाओं के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त दर्ज हुई। जापान में नए प्रधानमंत्री द्वारा वित्तीय खर्च बढ़ाने की उम्मीदों से निक्केई सूचकांक में 1.8% का उछाल आया। चीन में नए वित्तीय प्रोत्साहन की संभावना से शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 1.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग 1% चढ़ा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बंद हुआ। अंतर्देशीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिली। निवेशकों की निगाहें यूरोप के केंद्रीय बैंक की इस सप्ताह होने वाली बैठक पर लगी हैं। लंदन का FTSE 100 0.7% लाभ में चल रहा था। फ्रांस का CAC 40 0.8% और जर्मनी का डेक्स 0.7% बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नेक्स्ट कॉलर इज श्रीकांत फ्रॉम मुंबई। श्रीकांत जी, वेलकम टू द शो। सवाल पूछिए अपना। Hello, I got a suggestion. Yeah, please. Yeah, why don't you get the questions from the listener on the WhatsApp? All right. Your suggestion is quite. So that lot of time will be saved. Yeah, your suggestion is quite a good one, and we would certainly like to take up your suggestions to the higher authorities. Thank you. And certainly we would see to it that how it could be done in future. But anyways, thank you for your suggestion, Shikanji. Well, Yamini, continuing with the domestic market, with the increasing cases of COVID in the southern states, particularly Kerala, as we see, and also the Nipah virus spreading, and one death has already occurred in Kerala, in Kozhikode, I believe. It's spreading its tentacles, and if at all we are in for a third wave, which is quite likely, which is actually quite kind of looming, lurking in the background, how do you see the markets actually reacting to it? Well, I do see that the markets remain in the positive territory, but the valuations are much higher than their intrinsic worth right now. So the continuous increase and newer heights does seem to caution the investors at the moment. So I would not suggest anybody to enter the markets at the moment, because they do seem to be in the more cautious zone right now. Overall, again, the markets, because the recoveries have begun,
and people have come back to their jobs, and the supply chains are on a let's say a recovery phase, and the macroeconomic data does show positivity in a lot of respects. So that will add value to the markets in coming future. So do you actually suggest that we are in for a slide in the coming days, as in when you say that you would ask, you would advise our investors not to enter the market at this fresh levels? Well, because I do feel that the FIIs or the movements by certain DFIs by suddenly booking profits can make the market slip down. And that slip down cannot be really indicated right now as to when it can happen. But any negative news, whether it's about the third wave or increasing infections or any lockdown or any other possibility, can cause that slide. जी, मिस्टर पाटिल मुंबई से सवाल पूछना चाहते हैं. हेलो, गुड इवनिंग सर. जी, गुड इवनिंग सर. हाँ, मुझे थोड़ा जानकारी लेने का था कि आम इन्वेस्टर को शेयर मार्केट की जानकारी के लिए कौन से कोर्सेस या ऐसा कुछ सेबी की तरफ से या ऐसा कुछ है क्या, के बारे में जानना है. जानकारी किस चीज की जानकारी के लिए? आम निवेशक को अगर करना है तो शेयर के बारे में जानकारी लेने का है, तो टेक्निकल एनालिसिस या ऐसा कुछ कोर्सेज वगैरह रहते हैं क्या? Even before Yamini ji says something, I would like to suggest, Mr. Patil, that you keep on listening to Market Mantra on a regular basis. That would be the first lesson for you. But anyways, Yamini, please continue. There are various newspapers as well as a good number of websites available. Again, SEBI, National Stock Exchange, they bring about investor books which one can read, and again books on security analysis and portfolio management are plenty available, or wealth management and portfolio management are available, which you can read through. डॉक्टर यामिनी, एशियाई बाजारों की बात करें तो आज एशियाई बाजारों में अच्छी खासी तेजी रही है, खासतौर पर जापान और चीन के शंघाई में, जापान का निकेई और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में अच्छा उछाल देखने को मिला है. बात ये हो रही है, खबरें यही मिल रही हैं कि नए स्टिमुलस पैकेज लाए जाने की संभावना है. तो क्या केवल ये स्टिमुलस पैकेज ही एक मात्र वजह आप देख रही हैं स्थिति की, या और भी कोई वजह आपको लगती है? जी देखिए, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह रहती है जिससे इकोनॉमी वापस अपने स्थिति पे जा सकती है, और ये काफी हद तक जरूरत भी है बहुत सारी इकोनॉमीज की. बाकी इकोनॉमीज वापस अपने दायरे में आई हैं और रिकवर की हैं, वो एक पॉजिटिव रहा है. डेल्टा वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन फैल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी जो रिकवरीज हैं उनमें थोड़ा सा रुकावटें आई हैं. नेक्स्ट कॉलर इज रिंकी तिवारी फ्रॉम बलरामपुर. रिंकी जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछें अपना. जी, स्वागत के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर. नमस्कार. नमस्कार जी. और आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें भी मेरा नमस्कार. जैसे सर आपकी अभी मैं उनकी आवाज सुन रही तो लग रहा है कि हमारे एक्सपर्ट मेन ही हैं. तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे अगर मान ली कोई निवेश अगर एक महिला हो, तो जैसे हमारे बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि महिला का सहभागिता होना भारत के लिए बहुत अच्छी, अगर मतलब आधी आबादी में पूरा स्वच्छ होना जरूरी है. तो एक निवेशक महिला के लिए अगर आर्थिक स्थिति में भारत का योगदान के लिए उसका कितनी अगर माना जाए तो वो किस तरह का सहभागिता कर सके ताकि भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसमें अपनी योगदान दे सके. इस पे क्या कहेंगे? धन्यवाद. जी, विमेन कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द नेशनल जीडीपी. जी हाँ, इसी से संबंधित इनका सवाल है. जी देखिए, विमेन कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिपेंडेंट अपॉन द वर्कफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, एंड द वर्कफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. Overall, by the participation of women workers, right from Anganwadi workers to women working in corporates, they have been bringing about more and more contribution to the economy. Indeed, Yamini, and moving on to the next story. Global crude oil prices fell today, extending losses after the world's top exporter, Saudi Arabia, slashed crude contract prices for Asia over the weekend, reflecting well-supplied global markets and concerns over the outlook for demand. And Brent crude oil futures fell 49 cents to $72.12 a barrel, while the U.S. crude was down 47 cents at $68.82 a barrel.
Saudi Arabian state oil giant Aramco notified customers in a statement on Sunday that it will cut October official selling prices, OSPs, for all crude grades sold to Asia, its biggest buying region, by at least $1 a barrel. And global oil supplies are increasing as the OPEC and the allies is raising output by 400,000 barrels per day a month between August and December. The decline in the crude futures added to falls on Friday after a weaker than expected U.S. jobs report indicated a patchy economic recovery that could mean slower fuel demand during a resurgent pandemic. Well, Yamini, looking back at this story, how do you see the oil moving in the coming times? Well, it's likely to stabilize at a particular level because the OPEC is likely to increase their supplies in near future. Maybe not immediately, but in near future. And as and when the economic recoveries take their way back to their pre-COVID levels, the OPEC is likely to increase. So it may spike a little, but it will come back to its previous levels. जी, और अब बात करेंगे गोल्ड की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर आपूर्ति वाले सोने के मूल्य में आज 98 रुपए की गिरावट रही। सोने का अक्टूबर वायदा मूल्य 47,426 रुपए रहा। दिसंबर महीने में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 51 रुपए की मजबूती से 65,260 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,826 प्रति औंस, जबकि चांदी $24.77 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। डॉक्टर यामिनी, सोने की कीमतों की बात करें तो पिछले कुछ समय से एक बहुत ही सीमित दायरे में सोने की कीमतें बनी हुई हैं। क्या ये अब सीमित दायरा, जैसे कि अब त्योहारों का सीजन आने वाला है और ये सीमित दायरे से बाहर निकल कर सोना कुछ तेजी की तरफ रुख करेगा? जी देखिए, एक तो अगर थर्ड वेव आती है तो सोने का कीमत बढ़ सकती है और फेस्टिविटीज के अंदर भी सोने की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। पर क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक डिमांड उतनी नहीं है तो हम ये मानें कि कंजम्पशन की वजह से डिमांड बढ़ेगी, वो शायद कम हो, पर इन्वेस्टमेंट हेवन की वजह से जरूर बढ़ सकती है। And moving on to the next story, the country's largest car maker, Maruti Suzuki, today announced that it has hiked the prices of its cars owing to the rising input costs. And this is the third time that Maruti has hiked prices this year. And in a regulatory filing, the company said the weighted average price increase in ex-showroom prices Delhi across select models is 1.9%. And Yamini, very shortly, we'd like to know that in the bull market that we are in, the IT stocks have also kind of provided the markets that impetus, and certainly with the COVID and the increasing demand for software, it's not surprising at all. But how much more steam, if one can say, is left more in the IT stocks? Well, IT stocks are long-term investments. IT and pharma continue to be green investments as there's a lot of technological developments that are taking place with AI, machine learning and other things that are taking place. So they continue to remain as a long-term investment avenues for investors. And also with the work from home kind of a thing going on, certainly the demand would keep on increasing and increasing in the coming times, I believe. Yes, overall because of digitalization, because of digital literacy and various other developments that are taking place, because of the pandemic also, the IT sector continues to remain a green sector. Indeed, as it has been kind of a very evergreen kind of a sector all through. Well, Yamini, we'd also like to have a very short comment on the rising commodity prices across the world as we see in the recent times. So we do see that the inflation is continuously on a rise for many countries and is causing a worry because, there have been supply chain disruptions because of the pandemic. As a result, the labor force has not gone back at the same levels that it was at the pre-COVID times. And because of the safety precautions or because of very briefly, Yamini. So we do see the supply chain disruptions causing the temporary rise in the prices. डॉक्टर यामिनी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई और श्रोताओं के सवालों के आपने जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic markets hit fresh highs for the third straight session. Sensex jumps 167 points. Nifty gains 0.3%. Other markets in Asia and Europe rise on hopes of fresh stimulus package, and Maruti Suzuki announces car price hike for the third time this year. And that's it in this edition of Market Mantra. With the entire team here,
I'm Nishit Kumar, along with me, Vishal Sharma, my co-anchor, saying adios till we meet again the next time.